तो ये जो फाइनेंस कमीशन क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ताकि ये बैलेंस क्रिएट कर सके बिटवीन द रेवेन्यू पावर विद द एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो आप पढ़ते हो उसका इंटरप्रिटेशन यही तो है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट बॉडी दैट बैलेंस रेवेन्यू पावर विद द एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नहीं तो ऐसा होता है ना कि जो सेंटर से स्टेट की तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो फिर हम इक्वली उस चीज को डिवाइड कर देते हैं ना, लेकिन वो तो इक्वल डिवीजन होता नहीं है। तो वो एक बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन द एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर स्टेट्स का क्या है और रेवेन्यू पावर क्या है, तो उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट बॉडी होता है दैट बैलेंसेस रेवेन्यू पावर विद एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी बैलेंस के बेसिस पे ये एक आर्टिकल आया हुआ था, रेवेन्यू पावर विद एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहीं से ये पिक किया गया है। सो बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसका सिंपल स्टेटमेंट दे देता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, तो आप लोग कर लेते, लेकिन ये थोड़ा घुमा के दे दिया ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप समझ गए होंगे कि डब्ल्यूएचओ पे क्वेश्चन क्यों आया है। ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। आंसर देखने से पहले ना इसके बारे में देखते हैं। ये जो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग का बात कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए जो डब्ल्यूएचओ का जो फंडिंग आता है वो कहाँ से आता है। पहले तो ये देखते हैं कि जो डब्ल्यूएचओ का फंडिंग आता है वो कहाँ से आता है। डब्ल्यूएचओ का जो फंडिंग है ना वो दो सोर्सेस से आता है, टू सोर्सेस। एक सोर्स जिसको बोलते हैं असिस्ट कंट्रीब्यूशन, असिस्ट कंट्रीब्यूशन, और दूसरा सोर्स जिसको बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। असिस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जो डब्ल्यूएचओ को जो मेंबर स्टेट्स होते हैं ना, मेंबर स्टेट्स वो पेमेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं असिस्ट कंट्रीब्यूशन। और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो किसी अदर पार्टनर से या कहीं से कोई फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशन हो गया, कोई प्राइवेट सेक्टर्स हो गया, कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब जगह से जो पैसा आता है इसको बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। जो असिस्ट कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, तो असिस्ट कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्री का जो जीडीपी होता है उसका सर्टेन परसेंटेज इज एग्रीड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और जो मेंबर स्टेट्स होते हैं ना वो उसको हर 2 साल में अप्रूव करते हैं। कहाँ अप्रूव करते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अप्रूव करते हैं इस चीज को। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस चीज को डिसाइड करता है कि व्हाट परसेंटेज, एक जो कंट्री का जो जीडीपी होता है ना उसका सर्टेन परसेंटेज उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होता है। कहाँ पे, तो दिस इज नोन एज द असिस्ट कंट्रीब्यूशन। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है
कि इन WHO जो आपका ये WHO फंडिंग असिस्ट कंट्रीब्यूशन मींस, तो असिस्ट कंट्रीब्यूशन आर अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीज जीडीपी एंड दैट परसेंटेज इज एग्रीड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हर 2 साल में इस चीज को डिसाइड किया जाता है और वहाँ पे मेंबर स्टेट्स जो होते हैं उस चीज को अप्रूव करते हैं। तो एक तो हो गया आपका असिस्ट कंट्रीब्यूशन। दूसरा सोर्सेज क्या होता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में कौन कर सकता है कंट्रीब्यूट, तो मेंबर स्टेट्स भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम एसेस कंट्रीब्यूशन के अलावा भी मेंबर स्टेट्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मेंबर स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या वो सारा का सारा पैसा आप एसेस कंट्रीब्यूशन में डालेंगे? नहीं। अगर ये जो पर सर्टेन परसेंटेज ऑफ जीडीपी के अलावा जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट कम्स अंडर द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। मेंबर स्टेट्स हो गए। इसके अलावा और कौन होते हैं, तो कोई फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशन हो गया, कोई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कोई हो गया, कोई प्राइवेट सेक्टर हो गया, और किसी भी अदर सोर्सेज जहां से भी आता है पैसा, दे ऑल आर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। WHO फाउंडेशन, अब लग रहा होगा सबको कि जो WHO फाउंडेशन है ये WHO का एक लीगल एंटिटी है। नहीं, WHO फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो ये मई 2020 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मई 2020 में। ठीक है। और ये एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम WHO। और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है ये जनरल पब्लिक भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये कोई इंडिविजुअल मेजर डोनर्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई कॉर्पोरेट पार्टनर होता है WHO का वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है यहाँ पे। तो ये एक लीगल एंटिटी नहीं है, ये सेपरेट एंटिटी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे द WHO फाउंडेशन अ लीगल एंटिटी ऑफ WHO, नहीं ये एक लीगल एंटिटी नहीं, ये बिल्कुल सेपरेट है। और 2018-19 में आप अगर आप देखेंगे तो यूएसए वाज अ टॉप कंट्रीब्यूटर टू WHO। इसीलिए तो यूएसए को इतना गुस्सा आया था और उसने अपना कंट्रीब्यूशन मतलब अपनी दे टुक देयर स्टेप्स बैक। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो यूनाइटेड फर्स्ट टॉप कंट्रीब्यूटर कौन है, यूएसए। और यूएसए कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो नियरली 850 मिलियन US डॉलर। और जो सेकंड कंट्रीब्यूटर है वो यूके है, ये नियरली 450 US मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करता है। तो आप सोच सकते हैं यूएस का कंट्रीब्यूशन WHO में कितना ज्यादा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, WHO गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स पेइंग फॉर देयर मेंबरशिप ड्यूज। जो अभी मैंने बताया ना कि 2 साल में वो उनको डिसाइड किया था और उनको वो पेमेंट करना होता है, तो उनके लिए ड्यू हो गया ना। और दूसरा क्या है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर स्टेट्स एंड अदर पार्टनर। और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी मेंबर स्टेट से हो सकता है और किसी दूसरे पार्टनर से भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, WHO फाउंडेशन अ लीगल एंटिटी ऑफ WHO, नहीं। दिस फैसिलिटेट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक इंडिविजुअल मेजर डोनर कॉर्पोरेट पार्टनर्स टू WHO। ये सही है लेकिन ये लीगल एंटिटी नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। फॉर 2018-19 बाइनियम यूएसए वाज अ टॉप कंट्रीब्यूटर टू WHO, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो बी, 1 एंड 3। ठीक है, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर।
चलिए देखते हैं। देखिए एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो जब भी कंट्री का कोई भी फॉरेन एसेट या लायबिलिटीज पे अगर कोई इफेक्ट आता है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो वो सब किसके अंदर आएगा? वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। हाँ। जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है ना, जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें इनफ्लो भी होगा, इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो से जो कभी भी कंट्री का जो फॉरेन एसेट्स होता है अगर वो इफेक्ट होगा, ठीक है, तो ये सारा जो आएगा ये किसके अंदर आएगा? ये कैपिटल अकाउंट के अंदर अंडर आएगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्या रेफर करता है? रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ द कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो विच अफेक्ट कंट्रीज फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, विच अफेक्ट कंट्रीज फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फॉरेन लोन्स, जब आप बैंक से, आप खुद सोचिए, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो क्या एसेट लायबिलिटी का पार्ट वहां पे आता है? यस सर। तो इन द सेम वे क्या हो रहा है? फॉरेन लोन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्री का जो फॉरेन एसेट्स या लायबिलिटी वो इफेक्ट होगा, तो दिस विल कम अंडर दिस। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई चाहे एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ना कंट्री के फॉरेन ये एसेट्स और लायबिलिटीज को, तो दिस विल आल्सो कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये तो भी मैंने बोला, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। यस सर। प्राइवेट रेमिटेंस, अब आप अपने देश से निकल के कहीं बाहर, सपोज करिए आप यूके में कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपने अपने घर पैसा भेजा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स तो हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स तो हो रहा है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन्स में क्या कंट्री का कहीं भी फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटीज हैम्पर हो रहा है? कहीं इफेक्ट हो रहा है? नो तो सर। नहीं हो रहा है। नो तो ये जो सर। प्राइवेट रेमिटेंस जो होता है ना, दिस डजंट कम अंडर द कैपिटल अकाउंट, ये इट सीम्स टू बी अंडर द कैपिटल अकाउंट, बट ये किसका पार्ट बनता है? ये करंट अकाउंट का पार्ट बनता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का। तो क्या हो गया आपका आंसर? करेक्ट क्या हो गया? थर्ड इज रॉन्ग, तो थर्ड यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो सर व्हाट इज करंट अकाउंट? जिसमें आपका फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना नहीं होते। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी तरीके से कैप, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना सीओडी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको ये सब चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके सर। ठीक है, हाँ। अब एक बताइए, चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ चेंजेज आता है तो क्या ये करंट अकाउंट का पार्ट बनेगा या कैपिटल यस अकाउंट का सर। पार्ट बनेगा? सर फॉरेक्स इज एन एसेट फॉर द कंपनी, कैपिटल सर। यस, तो सर ये कैपिटल सर अकाउंट। कैपिटल a पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इससे हो सकता है कि फॉरेक्स जो इफेक्ट होता है, पड़ेगा। फॉरेक्स तो एसेट है, तो ये इससे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री से किया गया हो या फॉरेन कंट्रीज में किया गया हो, विल इट इफेक्ट द कंट्रीज एसेट एंड लायबिलिटीज? यस सर। करेगा। यस। हम किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या फिर बोरोइंग, अगर आप बोरोइंग भी करते हो, बोरोइंग, तो इट ऑल्सो इफेक्ट, इससे भी इफेक्ट आता है। तो याद रखिएगा, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दीज ऑल कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट। ये प्राइवेट रेमिटेंस जो होता है ये कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आता है, ये आपका करंट अकाउंट के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज बी, 1, 2 एंड 4। बी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे जो स्टॉक ओनर होता है ना, पोर्टफोलियोज में जो हाँ, जैसे बॉन्ड होता है, कोई अदर फाइनेंशियल एसेट्स होता है, जो इन्वेस्ट करता है विद द, उनका एक मोटिव होता है कि दैट दे विल रिटर्न में उनको कुछ इन्वेस्टमेंट्स जैसे वो करते हैं ना, तो रिटर्न में उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो स्टॉक ओनर होते हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, ये जो इन्वेस्ट करते हैं ना, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना बॉन्ड यील्ड, ये इसी तरीके का एक पार्ट होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना,
इसी तरीके का एक पार्ट होता है। ये इस पर्पस से इन्वेस्ट करते हैं कि दैट दे विल गेट समथिंग इन रिटर्न। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII, ये भी इसी का एक Yes, पार्ट sir, yes, होता है। sir. बट ये सब जो मनी होता है ना, काफी वॉलेटाइल मनी होता है, इस पे इंडिया को ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो FDI होता है ना, ये ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, लेकिन जो FII होता है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूशन होता है जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो ये क्या करता है ना कि एट अ टाइम ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी सकता है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट निकाल भी सकता है। तो इससे क्या होता है, हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो वी शुड नॉट रिलाई मोर ऑन FII एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह पे हम लोग को ज्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तो बेटर है कि उस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो पोर्टफोलियो में हम करते हैं डिफरेंट में अपने रिस्क को टेक करने के लिए। हाँ, पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का यस बात सर, कर यस रहा सर, हूँ। यस सर, आप ठीक हाँ, बोल रहे हैं। ये FII जो है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। अगर FII इन्वेस्टिंग ज्यादा हो रहा है कंट्री में, तो हमें इस पे ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा होता है एंड दैट इज नॉट गुड। यस सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगर इन्फ्लेशन समझ में आता होगा ना तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर एक बार आपने समझ लिया ना, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप कर लेंगे। इन्फ्लेशन जब होता है तो इसका क्या मतलब होता है? पहले जो सामान आपको, सपोज करिए 50 रुपीज में आपको 1 kg राइस मिल रहा था, अब आपको 70 रुपीज में 1 kg राइस मिल रहा है। 1 kg राइस। तो राइज इन जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। मनी की वैल्यू कम हो जाती मनी है। की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब सपोज करिए कि आप डेप्टर हो, मतलब आपने कर्ज लिया है, आप बोरोवर हो। डेप्टर मतलब क्या होता है? बोरोवर होता है ना, यस सर। ठीक है। तो आपने कर्ज लिया है, आप बोरोवर हो। अभी आपने 10,000 रुपीज कर्ज लिया, ठीक है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आफ्टर 1 ईयर ये क्या हो गया, आपको 1,000 रुपीज जो है ये आपको इंटरेस्ट देना है इस पे, तो ये 11,000 रुपीज हो गया, 11,000। ठीक है। अब इन्फ्लेशन है मार्केट में बहुत ज्यादा, तो अब जो पहले आपने 10,000 रुपया कर्ज लिया था, अब इस इन्फ्लेशन के कारण ये 10,000 का जो इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया वो तो 11,000 रुपया हो गया। पहले अगर 10,000 में अगर आप लेट से एक साइकिल, एक बाईसाइकिल आप खरीद पाते थे, ठीक है, अब आपको 11,000 में वही बाईसाइकिल मिल रहा है, तो आप तो बेनिफिटेड हो ना, आप लॉस में कहाँ हो? आप तो परचेजिंग पावर तो उस पैसे का वही रह गया ना, परचेजिंग पावर चेंज कहाँ हुआ आपके लिए? आपके लिए तो वो जो 10,000 था, ये वैल्यू अगर इन्फ्लेशन में आपने देखा तो ये इन्फ्लेशन में वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, 11,000 रुपया हो गया। तो आपको क्या करना है, 11,000 रुपया पेमेंट करना है, तो जिससे आपने लोन लिया है। तो जो लोन आपने लिया है तो आपके लिए तो बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो तो 10,000 की इक्विवेलेंट ही है। नहीं समझ आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, यस। जो इसका वैल्यू जैसे है, आपको जो 10 साल, 1 साल बाद जो रिटर्न करना है, तो आप सोच रहे थे कि उस साल जब